नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं फिर से आपके बीच में एक क्लास के साथ उपस्थित हो चुका हूं और आज की क्लास रहने वाली बायोलॉजी की। और बायोलॉजी को हम लोगों ने जो है बेसिक पढ़ लिया था और हम लोगों ने आज से एक नया चैप्टर शुरुआत करने की घोषणा कर दी है, या फिर एक नया चैप्टर के साथ आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उस चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या नाम है साथियों? कोशिका। यानी कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ कोशिका से बनने वाले हैं उन सभी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि कोशिका, कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, रिक्तिका के बारे में। ऐसे करके हम सारे के सारे चीजों के बारे में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों और कई बार पूछे गए हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और पूरी वीडियो को अंत तक देखना। आपके 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्का होने वाले हैं साथियों। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कोशिका चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है साथियों। डिटेल में पढ़ेंगे और हमने हर चीज को फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे आपको हम। तो यहाँ पर दिया गया है कोशिका। क्या दिया गया साथियों? सेल। और ये साथियों, ये जो भी ये पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पीडीएफ किसी दूसरे की नहीं है, ये हमारे ऑफलाइन बैच की है। तो यहाँ आपको कोई शक नहीं करने की या दूसरे की पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी खुद की पीडीएफ है और जो है ये ऑफलाइन बैच की है। तो वही आपके सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ऑनलाइन तरीके से। तो चलिए देखते हैं। कोशिका, कोशिका इंग्लिश में सेल कहते हैं, आप सभी को पता है। हमने शुरुआत में भी बता दिया था कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सबसे पहली बार कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहली बार कोशिका की खोज किसने की और कैसे उन्होंने खोजा? ठीक, तो ये बात बन के आती है। तो उस कौन से व्यक्ति थे? तो वो उनका नाम आप सभी ने सुना होगा, रॉबर्ट हुक। कौन भाई साहब थे? रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो है मृत कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की खोज की। ये बात आप याद रखना। मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तब भी रॉबर्ट हुक आंसर होने वाला है साथियों। उसके बाद अब कब की? तो सबसे पहली बार 1665 में की। कब की साथियों? 1665 में सबसे पहली बार की। और कहां पर, किस चीज पर की? तो वो था काष्ठ का टुकड़ा, या फिर कह सकते हो लकड़ी का टुकड़ा, या फिर कह सकते हो पेड़ की छाल। क्या कह सकते हो साथियों? पेड़ की छाल। आपके सामने देखो दिख रहा है ये पेड़, पत्तियां, ये जो आपका दिख रहा है पूरा, ये कोशिका है। सूक्ष्मदर्शी में जब इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी में देखा तो ये जो चीजें आपको दिख रही है ये क्या है? ये साथियों ये उसी पेड़ की छाल के क्या है? कोशिका है। क्या है साथियों? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। और इसको चाहे तो आप कार्क टिश्यू के ऑप्शन में अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? कार्क टिश्यू। क्या मिलेगा? कार्क टिश्यू के नाम से मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने किस चीज की कोशिका की, कहां पर, किस चीज पर खोज की? तो कार्क टिश्यू आंसर होने वाला है। हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब भाई साहब आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज वो भाई साहब थे लुवेनहॉक, एंटोनी वान लुवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वान लुवेनहॉक। कब करते हैं? 1674 में करते हैं। कब करते हैं साथियों? 1674 में करते हैं। और किस चीज पर करते हैं? तो ये माइकोप्लाज्मा पर करते हैं। किस पर करते हैं? माइकोप्लाज्मा पर करते हैं। किस पर? माइकोप्लाज्मा पर। और माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा एक क्या है साथियों? जीवाणु है। और लीवेनहॉक को बता दें कि ये इन्होंने शुक्राणु की खोज की है, जीवाणु की। आपको शुरुआत में बताया था कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? एंटोनी वान लुवेनहॉक है। यानी कि इन्होंने सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया है और उनकी खोज की है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात सारी समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे कोशिका। क्या? कोशिका। कोशिका किसकी बड़ी होती है?
मानव शरीर में कौन सी बड़ी होती है, कौन सी लंबी होती है, कौन सी छोटी होती है। और इधर अगर पूरे संसार की बात करें या फिर पूरे नेचर प्रकृति की बात करें तो कौन बड़ी है कौन छोटी है, इस प्रकार से हमने दो भागों में बांटा है। पहला हमने कहा कि मानव शरीर में सबसे छोटी, बड़ी, लंबी और प्रकृति में बड़ी या छोटी कौन सी है, तो दो भागों में हमने कोशिका को विभाजित कर दिया, मानव शरीर में और प्रकृति या संसार में कह सकते हो। तो मानव शरीर में अगर बात करें, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ओवम की होती है। किसकी? ओवम। ओवम को हिंदी में अंडाणु कहते हैं। क्या साथियों कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है स्पर्म। क्या है? स्पर्म है। और स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद मानव शरीर की अगर सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तो वो होता है तंत्रिका तंत्र। कौन सी कोशिका होती है साथियों? तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका तंत्र, याद रखना है। अगर हम संसार में या प्रकृति में बात करें तो सबसे बड़ी व भारी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है साथियों? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी साथियों? माइकोप्लाज्मा। वही माइक्रोप्लाज्मा जिसकी खोज किसने की है? लुवेनहॉक ने। किसने की है? लुवेनहॉक ने। पीपीएलओ इसे भी कह देते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कोशिका सिल के बारे में जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। क्वेश्चन दो बनते हैं, किसने दिया और कब दिया। तो यहाँ पर स्लाइडेन एवं स्वान दो व्यक्ति होते हैं। एक साल पहले देता है 1838 में और दूसरा 1839 में देता है। कब देता है? 1839 में। स्लाइडेन जो है 1838 में और स्वान 1839 में, यानी 2 सालों बाद दो है एक थ्योरी बनती है, उसका नाम दिया जाता है कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दिया जाता है? कोशिका सिद्धांत। यानी कि पूरी तरह से कोशिका सिद्धांत जो है 1839 में पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? 1839 में पेश किया जाता है। इस कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया था? इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या खास बातें बताई? तो खास बात यह थी साथियों, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। इसमें पहली बात लिखी गई थी कि क्या लिखा गया था? सभी जीवों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। ये बात याद रखना है। दूसरी बात इसमें यह थी कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये बात इसमें बताई गई थी। आगे भाई साहब थे, आए रुडोल्फ विर्चो। कौन आए? रुडोल्फ विर्चो 1855 में। 1855 में इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने अपने जो सिद्धांत बताए, उन्होंने क्या किया है, बस ये जो स्लाइडेन एवं स्वान थे, इन दोनों की जो बातें कही गई थी उन बातों को और डिटेल में अच्छे से समझा पाए, इसीलिए इनके जो इन्होंने वो उस बात को कहा था ओमनी ई सेलुला, उसमें इन्होंने उसी बातों को जो स्लाइडेन और स्वान ने कम अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए थे, उन्हीं बातों को ये अच्छे ढंग से समझा पाए और जो क्रिविटी दिखा पाए वही क्या कहलाया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। और कब दिया? 1855 में। और ये पूछा भी जाता है कि 1855 में जो है रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, जिसको डिटेल में और अच्छे ढंग से इन्होंने बताया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं क्या कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। ऐसे सवाल बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये आदिम कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? प्रिमिटिव सेल होती हैं। कैसी होती हैं? प्रिमिटिव सेल होती हैं, यानी आदिम कोशिकाएं होती हैं, बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इनमें केंद्रक जो होता है अविकसित होता है। कैसा होता है? केंद्रक अविकसित होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है क्या, केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है?
अविकसित होती है। केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है साथियों, अविकसित होती है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने प्रकार का साथियों, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो है क्या राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, तो 70S और कितना होता है 90S जो भी होता है। आप कितना यहाँ पर लिखा गया 80S, 70S और 80S दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है, 70S वाला पाया जाता है। उसके बाद 70S दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो 70S होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और ये कंफ्यूजन नहीं पालना कि यहाँ पर ये जो 70S के सब यूनिट हैं वो 50S और 30S, ये 50S और 30S मिलकर तो 80S होते हैं, लेकिन यहाँ पर 70 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है, स्वेडबर्ग यस कोई वो नहीं चीज है, जोड़ने वाली चीज नहीं है। तो ये एक प्रकार की यूनिट है, यानी 50 प्रकार के अलग हैं, 30 प्रकार के अलग हैं, ऐसे करके ये जो भी बताते हैं कितना 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस इसमें क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें पूर्ण विकसित आधुनिक कोशिकाएं हैं। वो अगर आदिम कोशिकाएं हैं तो प्रिमिटिव सेल हैं, तो ये क्या होंगी, आधुनिक कोशिकाएं होंगी। और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके जो जो है सब यूनिट हैं वो कौन कौन से है, 60S और 40S, 60S और 40S याद होना चाहिए। केंद्रक और केंद्रक झिल्ली विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली विकसित होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है केंद्रक को क्या कहते हैं, केंद्रकाव कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है तो इनको केंद्रक को और क्या कहते हैं, तो केंद्रकाव कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं, तो केंद्रकाव कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। भित्ति मीन्स क्या होता है, दीवार। भित्ति मीन्स क्या होता है, दीवार। और दीवार को इंग्लिश में कहते हैं वॉल। क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। तो इसका इंग्लिश नाम हुआ सेल वॉल। क्या नाम हुआ, सेल वॉल नाम हुआ। और इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि सबसे पहली बार खोज किसने की थी कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने ही तो बताया कि इसमें जो है क्या सेल वॉल पाए जाते हैं। और दूसरी सच्चाई ये है कि जो है रॉबर्ट हुक ने पादप यानी लकड़ी के टुकड़े पर जो है लकड़ी के छाल पर जो है प्रयोग किया था। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पादपों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादपों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ओनली कहाँ, सिर्फ पादपों में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में ही मिलती है क्या, कोशिका भित्ति मिलती है, जंतु कोशिकाओं में, एनिमल में नहीं मिलती है। बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पादप कोशिकाओं की बाहरी परत कहलाती है। जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें बाहरी परत कौन सी कहलाती है, तो कोशिका भित्ति कहलाती है। बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में बात करें तो यह सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है क्या करती है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ठीक, जैसे कि जलने से, ठंड व गर्म रोगों से, जैसे पेड़ है कोई, ठीक है, तो सबसे पहले उससे जलने से, ठीक है, ठंड व गर्म जैसे मौसम बदलता रहता है तो वैसे उसकी पेड़ की रक्षा करना ही, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना ही कोशिका भित्ति का क्या होता है, काम होता है। ये बात आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें 3 मुख्य परतें होती हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है इसमें 3 मुख्य परतें होती हैं, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, मिडिल लेयर। 3 प्रकार की लेयर होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर, मिडिल लेयर। और प्राइमरी लेयर को लेयर ना बोल करके इसमें विज्ञान की भाषा में लैमेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैमेला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है प्राथमिक संस्तर, प्राथमिक संस्तर यानी प्राइमरी लैमेला। सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि किसका बना होता है, जो प्राथमिक संस्तर होता है वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है साथियों, सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद जो द्वितीयक संस्तर है, द्वितीयक संस्तर है ये लिग्निन पेक्टिन का बना होता है। लिग्निन पेक्टिन का बना होता है साथियों। किसका बना होता है, लिग्निन पेक्टिन का। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये भी सेलुलोज का बना होता है। आंसर क्या होगा, सेलुलोज। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो आप ऑप्शन लगाओगे सेलुलोज। क्या लगाओगे साथियों, सेलुलोज लगाओगे। क्योंकि जो प्राथमिक संस्तर है
वो द्वितीयक संस्तर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है कि सेलुलोज का प्राथमिक वाला बना है तो सेकेंड वाले के भी चांस है कि सेलुलोज का बना है। यानी कि यहाँ पर जो है अगर लिग्निन और पेक्टिन है ऑप्शन में तो यही राइट होगा, अगर अन्यथा नहीं है सेलुलोज दिखा रहा है तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, सेलुलोज टिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया गया है कि मध्य संस्तर, ये जो आपका बीच के देख रहे हो ये क्या है, मध्य संस्तर बोलते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड आयन से, किससे बना होता है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेड आयन से, इस आयन से बना होता है। ठीक, आपको बात पता चल गई। और ये जो मध्य संस्तर होता है ये कोशिका सीमेंट कहते हैं, कोशिका का क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। मध्य संस्तर को, मिडिल लैमेला को क्या बोलते हैं, कोशिका का सीमेंट बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में साथियों बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे कार्य करती है, तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं तो यह जंत कोशिका की सबसे बाहरी भाग होता है। जंत कोशिका क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जंत कोशिका क्या सबसे बाहरी भाग होता है, क्या, कोशिका झिल्ली। ठीक, और दूसरी बात यह है कोशिका झिल्ली यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, कोशिका झिल्ली यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, कोशिका झिल्ली यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये बात आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। उसके बाद यह पादप एवं जंत दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ाया, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, पादप और जंतु दोनों में पाई जाएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये इसका जो निर्माण होता है कोशिका झिल्ली का, वो किससे होता है, वसा और प्रोटीन से, वसा और प्रोटीन से होता है, वसा और प्रोटीन से होता है। इसका अन्य नाम भी है प्लाज्मा झिल्ली, जैविक झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, क्या कह सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा कह सकते हो, और जैविक झिल्ली भी कह सकते हो। ठीक, और इसके मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो सक्रिय परिवहन होता है, इसका कार्य क्या होता है, सक्रिय परिवहन करना। उसके बाद विसरण की क्रिया होती है, विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जैसे कि फेफड़ों की कोशिकाएं, जैसे फेफड़ों की कोशिकाएं काम करती हैं वैसे वही क्रिया है कि आप विसरण की। और उसके बाद परासरण, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, ये क्या होता है, विसरण होता है। और विसरण का एग्जाम्पल होता है क्या, किशमिश का फूलना, क्या होगा साथियों, किशमिश का फूलना होगा, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद फाइगोसाइटोसिस खाना और पाइनोसाइटोसिस पीना। ठीक, ये खाना और पीना क्यों लिखा गया साथियों, ये भी एक क्रिया होती है कोशिका झिल्ली के द्वारा, तो इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। पाइनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस, इस क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस मतलब भक्षण करना, कैसे, बड़े कणों का भक्षण करना। यहाँ लिखा गया बड़े कणों के, बड़े आकार के कणों की आकार परिवर्तन कर भक्षण कर जाना ही फाइगोसाइटोसिस है। यानी कोशिका झिल्ली अपना आकार परिवर्तन कर बड़े कणों का भक्षण कर जाती है, वही क्या कहलाता है, फाइगोसाइटोसिस कहलाता है। क्या साथियों कहलाता है, फाइगोसाइटोसिस। यहाँ पर आपको कोशिका दिख रही है, उसके बाद ये एक कण दिख रहा है, ठोस पार्टिकल है। उसके बाद देख रहे हो कोशिका झिल्ली अपना आकार बदल रही है। उसके बाद बदलते बदलते एक समय ऐसा आया कि कोशिका के अंदर जो है क्या हो गया, वो ठोस पार्टिकल हो गया, यानी भक्षण कर चुकी है, क्या कर चुकी है, भक्षण कर चुकी है। और इस क्रिया को ही बोल देते हैं फाइगोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। उसके बाद एक क्रिया होती है पाइनोसाइटोसिस। इस पाइनोसाइटोसिस क्या करता है, ये गाढ़ा तरल पदार्थ का भक्षण करता है, क्या करता है, गाढ़ा तरल पदार्थ का भक्षण करता है। ठीक साथियों, क्या करता है, गाढ़ा तरल पदार्थ का भक्षण करता है। उसके बाद पढ़ेंगे साथियों जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहली क्लास में आपसे बताया था कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। किससे बनकर बना है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। यहाँ बात आपके निर्माण कैसे होता है तो यहाँ लिखी गई है। उसके बाद जीव द्रव्य का कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में होती है। हमारे शरीर में समस्त जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो जीव द्रव्य में होती है, बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात हमने शुरुआत में बताई थी कि ये जीव द्रव्य जो है, किसने कहा था कि ये जीवन की आधारभूत इकाई है, तो उसको किसने कहा था, जूलियस हैक्सले ने कहा था। किसने कहा था साथियों, जूलियस हैक्सले ने कहा था, ये बात आपको अच्छे से ढंग से पता होनी चाहिए। उसके बाद
इसमें यह क्रिस्टल व कोलाइडी का घोल होता है। ये किसका अगर पूछ लिया जाए, जो जीव द्रव्य है किस प्रकार का घोल है, तो क्रिस्टल और कोलाइडी का घोल है। किसका? कोलाइड का घोल है, क्रिस्टल व कोलाइड का घोल होता है। अब जीव द्रव्य क्या क्या रंग होता है, तो ये रंगहीन होता है। जीव द्रव्य रंगहीन होता है और अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल का मतलब न गाढ़ा ज्यादा होता है न ज्यादा पतला होता है, अर्ध तरल होता है। कैसा होता है? अर्ध तरल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें यह पूछी जाती है कि जीव द्रव्य में कुल तत्व कितने होते हैं साथियों? जीव द्रव्य में कुल 30 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 30 तत्व होते हैं। कितने? 30 तत्व होते हैं। और उसमें से मुख्य तत्व होंगे CHON। क्या होंगे? CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये मुख्य तत्व होंगे। और इसका नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? तो 1840 में। नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। कब दिया था? 1840 में। उसके बाद एचबी मोहल ने इसे डिटेल में और बताया था 1846 में। 1846 में एचबी मोहल ने डिटेल में बताया था इस जीव द्रव्य के बारे में। ठीक। उसके बाद सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें तो ऑक्सीजन हो गया और जल, ये सबसे अधिक मात्रा में जो है जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है, किसने खोज की, किसने नाम दिया, या फिर ये इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है रिक्तिका। क्या दिया गया है? रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली जो ये कोशिका बनी हुई है, ये प्लांट सेल है। कैसी सेल है? प्लांट सेल है। और ये जहां ये जो नीचे वाला फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक। तो इसमें हम केवल बात किसकी करने वाले हैं? रिक्तिका की बात करने वाले हैं, वैक्यूल की बात करने वाले हैं। तो इसके वैक्यूल के मुख्य कार्य के बारे में बात करेंगे। अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना। क्या होता है इसका मुख्य कार्य? अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करना? संग्रहण करना, इकट्ठा करना ना। तो ये होता है इसका मुख्य कार्य। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है साथियों। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए, पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पादप में ये एक पाई जाएगी लेकिन बड़ी पाई जाएगी। पादप में ये एक पाई जाती है रिक्तिका, और जंतु में छोटी पाई जाती है लेकिन कई सारी पाई जाती है। पादप में एक पाई जाएगी लेकिन बड़ी पाई जाएगी, लेकिन जंतु में कई सारी पाई जाएंगी लेकिन छोटी छोटी पाई जाएंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये यही है क्या? रिक्तिका है, वैक्यूल है। क्या है साथियों? वैक्यूल है, रिक्तिका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अगर एनिमल की बात करें तो ये यहाँ रिक्तिका, जो खाली स्थान। रिक्त का मतलब ही होता है खाली स्थान। कैसा स्थान? खाली स्थान। और खाली स्थान किस काम आता है साथियों? अधिकतर आपने गाँव में देखा होगा, गाँव में देखते हैं लोग जहाँ खाली स्थान है वहीं क्या फेंक देते हैं? घूर लगा देते हैं। क्या? घूर। ठीक है। तो वही वही चीज है रिक्तिका। और रिक्तिका की भी मतलब क्या होता है? संग्रहण करना, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना। ठीक। तो बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे अब। उसके बाद यह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी होती है। क्या होती है? यह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी होती है। साथ ही ये किनारे वाली आप लेयर देख पा रहे होंगे, ये एक पतली झिल्ली द्वारा क्या होती है? घिरी हुई होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या साथियों कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें एक रस पाया जाता है। संग्रहण, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करता है। उन अपशिष्ट पदार्थों में उस संग्रहण करने से उसमें एक रस बनता है। और रस क्या होता है? रस में क्या क्या चीजें मिल सकती है? उसमें प्रोटीन मिलेगा, खनिज मिलेगा, विटामिन मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, जल मिलेगा, वसा मिलेगी, फास्फेट मिलेगा। ऐसे प्रकार के तत्व आपको उस रिक्तिका के रस में देखने को मिलेंगे। ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं रिक्तिका समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सूत्र कणिका की। किसकी बात करेंगे साथियों? सूत्र कणिका, यानी इंग्लिश में आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले बात करेंगे, खोज किसने की? खोज किसने की? तो किसने की साथियों? खोज किसने की? तो 1880 में कोलिकर एक भाई साहब थे। कोलिकर भाई साहब ने 1880 में क्या किया है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। किसकी खोज? माइटोकॉन्ड्रिया की। और अल्टमैन ने कहा है कि ये बायोब्लास्ट है।
अल्टमैन ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे हम बायोब्लास्ट बोलेंगे, यानी ये क्या है, बायोब्लास्ट है। क्या है, कोशिका का बायोब्लास्ट है, कोशिका का बायोब्लास्ट है। और ये शब्द कब दिए, कब बोला उन्होंने, 1890 में ये बात बोली। कब बोली, 1890 में ये बात बोली। और यही छाप दिया गया कि अल्टमैन ने कब बायोब्लास्ट कहा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो 1890 में कहा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, तो सी बेंडा ने दिया। किसने दिया साथियों, सी बेंडा ने नाम दिया। कब दिया, 1897 में। कब दिया, 1897 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया या दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। ये वाली जो झिल्ली है, ये वाली, आप ये वाली लेयर देख रहे हो, ये आंतरिक झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है साथियों, आंतरिक झिल्ली है। ये वाली लेयर जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी लेयर है, आंतरिक लेयर है साथियों। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली बाहरी लेयर है, क्या, आउटर लेयर है। और ये वाली इनर लेयर है। अंदर वाली कौन सी लेयर है, इनर लेयर, बाहर वाली आउटर लेयर। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लेयर होती है, आंतरिक वाली लेयर, कौन सी लेयर, आंतरिक वाली लेयर होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक लेयर को क्रिस्टी कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्रिस्टी के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ तत्व भरा हुआ है। ये गाढ़ा तरल पदार्थ आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना साथियों। ये यहाँ पर आपको बहुत सारा भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा ना। इसमें भी आप देख पाओगे, तो यहाँ पर रेड रेड ये क्या भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना साथियों। यहाँ कुछ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यही क्या है, ये मतलब इस क्रिस्टी के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं साथियों, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये यहाँ पर क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। स्वयं का डीएनए, आरएनए व राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास या सूत्र कणिका के पास स्वयं का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सूत्र कणिका के बारे में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अधिकतर जानकारी मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो आगे और देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का जो है ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। और ऊर्जा को जो निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी कि वहां पर जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो होती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है साथियों, एटीपी के फॉर्म में होती है। बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा गया कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है साथियों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एडीपी से और फास्फेट से। एडीपी से और फास्फेट से। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और फास्फेट से मिलकर क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनता है साथियों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें कुछ रासायनिक संगठन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन इसमें पाया जाता है 65 से 70% लगभग। और फास्फोलिपिड, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि फास्फोलिपिड कितना पाया जाता है, या फिर कह सकते हो हिंदी में संयुग्मित वसा। क्या कह सकते हो, संयुग्मित वसा, वो 25% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 25%। डीएनए आपका 0.5% पाया जाता है। डीएनए 0.5%, और आयरन कुछ मात्रा में मिल जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है अंतःप्रद्रव्य जालिका। आगे क्या है साथियों, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात करेंगे। ये दो प्रकार की होती हैं, एसईआर और आरईआर। एसईआर और आरईआर। आप कैसे, यस का मतलब होता है सॉफ्ट या स्मूथ। क्या होगा, सॉफ्ट या स्मूथ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसका मतलब हो जाएगा, यस का मतलब सॉफ्ट या स्मूथ। और या यहाँ पर आर ई आर का, आर का मतलब होगा रफ। क्या होगा, रफ। रफ का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। दो प्रकार की जालिकाएं होती हैं, खुरदरी और चिकनी। तो चिकनी वाली में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स व वसा का संश्लेषण होता है। चिकनी वाली में किसका संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स व वसा का संश्लेषण होता है, और विषाक्त पदार्थों का निस्तारण होता है। क्या होता है साथियों, विषाक्त पदार्थों का निस्तारण होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या होता है,
यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। खुरदरी वाली क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जैसे कि हम अभी इधर फिगर के माध्यम से समझे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर खुरदरी वाली जो ये बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये वाली जो जालिका दिख रही है, इस पर आपको कुछ कण दिख रहे हैं। क्या ये आपको कण दिख रहे हैं? ये कण राइबोसोम के हैं। किसके कण है साथियों? राइबोसोम के हैं। और एक बात आपको पता होगी या फिर आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी कि खुरदरी वाली जो जालिका होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये बात आपके भेजे में अच्छे से फिट होनी चाहिए। ठीक, आगे ये वाली जो देख पा रहे हो, ये वाली जो आप देख पा रहे हो, ये कौन सी है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि सॉफ्ट जो चिकनी प्रद्रव्यकी जाल अंतः प्रद्रव्यकी जालिका, ये वाली आपको जो दिख रही है क्या सी है? चिकनी वाली है। तो ये क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का जो है संश्लेषण करती है, और खुरदरी वाली प्रोटीन का संश्लेषण करती है। उसके बाद ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है, इसकी खोज किसने की? तो ये खोज आप याद रखना के आर पोर्टर ने कब की? 1945 में। कब की साथियों? 1945 में, जब आपका क्या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पर आपका है गॉल्जी काय। क्या है साथियों? अब आ गया है गॉल्जी काय। सभी टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। सारे टॉपिकों को हमने कवर करने की कोशिश की, जो बचे हुए अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी पढ़ते हैं क्या? गॉल्जी काय। क्या पढ़ते हैं? गॉल्जी काय। इंग्लिश में गॉल्जी बॉडी, इंग्लिश में गॉल्जी बॉडी। खोज किसने की? कैमिलो गॉल्जी 1898 में। खोज किसने की साथियों? कैमिलो गॉल्जी ने। कब की? 1898 में। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप नोट्स बनाते जरूर चलिए। अगर आप क्या है अभी नए हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिए। अगर रिवाइज करना है तो बार बार वीडियो को नहीं देखना है, आपको बस क्या करना है? अपने नोट्स पलटने, उनको याद करना है। तो यहाँ पर क्या है? गॉल्जी का है। गॉल्जी का यानी कब खोज किसने की? कैमिलो गॉल्जी ने। कब की? 1898 में। यह अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ा होता है। जो गॉल्जी काय होता है, यह अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ा हुआ होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यह शैवाल व जीवाणु में नहीं पाया जाता है। जो गॉल्जी काय होता है, यह शैवाल और जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा इसका नाम क्या है? डिक्टियोसोम। इसका और नाम क्या है? डिक्टियोसोम कहते हैं इसको। गॉल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? एंजाइम का स्राव करना। इसका कार्य की बात करें तो एंजाइम का स्राव करना, प्रोटीन का संशोधन करना। प्रोटीन का संशोधन करना हमने पहले बताया कि अंतः प्रद्रव्य जालिका से ये जुड़ा हुआ होता है। और अंतः प्रद्रव्य जालिका करती क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, उसमें और भी तत्व आ जाएंगे। तो और भी तत्व आ जाएंगे तो उनमें संशोधन कैसे होगा? संशोधन कौन करेगा? उसका संशोधन गॉल्जी काय करेगा। कौन करेगा? गॉल्जी काय करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण करता है। शुक्राणु आपने देखा है, उसका जो अग्रपिंड बना होता है, जो क्या करता है? जाइगोट करता है। यानी वो क्या होता है? एक्ट्रोसोम। और ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? ये गॉल्जी काय का बना होता है। किससे? गॉल्जी काय या शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण करता है। गॉल्जी काय जो है क्या करता है? अग्रपिंडों का निर्माण करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है? गॉल्जी काय है साथियों। क्या है साथियों? गॉल्जी काय है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये सारी चीजें थी आज की क्लास में। हमने कई सारी चीजें कवर की हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, बैकूल हो गया, आपका रिक्तिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका हो गई, और उसके बाद ये लास्ट में हमने गॉल्जी बॉडी के बारे में भी बताया। तो अधिकतर चीजें कोशिका की आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूं। जो बची हुई चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी अच्छी क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।